मुमताज़ भाई पतंग वाले। दरअसल हमारे जीवन में कोई ना कोई एक ऐसा एक्सपर्ट ज़रूर होता है। अगर हम क्रिकेट खेलते हैं, हम पतंग उड़ाते हैं, हम गाड़ी चलाना सीखते हैं, कोई ना कोई एक एक्सपर्ट हम ज़रूर रखते हैं कि जिसके पास हम जाते हैं और पूछते हैं, भाई गुरुजी या उस्ताद अब क्या करना चाहिए, मतलब पतंग तो धीरे धीरे उड़ रही है लेकिन वो हवा में स्टेबल नहीं हो पा रही है, तो उसका तरीका बता दें कि भाई कन्ने आपने ठीक नहीं बांधे होंगे तो उसको सही उसकी नाप तौल करिए, उसको सही बांधिए, है ना। या किसी भी और दूसरी तरह की हम जो एडवाइस है वो लेने की कोशिश करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। काश मैं आनंद को मना कर देता। कैसे बचपन की बेवकूफ़ियों पर मैं अचानक भावनाओं में बह गया। छुट्टियां बर्बाद हुई सो अलग। मुझे आश्चर्य हुआ तनु ने मुझे रोका नहीं। तनु को क्या पता आनंद कौन है, कौन मुमताज़ भाई है। मैंने बचपन में इन बचकाने दिनों का जिक्र उससे अभी किया ही नहीं था, पर मुझे उसे सब बताना पड़ा क्योंकि जब आनंद का फ़ोन आया उसे तनु ने ही रिसीव किया था। विक्की है? आनंद ने पूछा था और तनु ने रॉन्ग नंबर कहकर फ़ोन काट दिया था। उसने फिर फ़ोन किया, विक्की है? तनु ने फिर काट दिया। जब तीसरी बार उसने फ़ोन किया तो तनु चिढ़ गई। उसने मुझसे पूछा, ये विक्की कौन है? ये आदमी बार बार फ़ोन कर रहा है। और मैं दंग रह गया। विक्की? असल में विक्की और वैसे विवेक। मैं धीरे से रिसीवर की तरफ बढ़ा। तनु को लगा था कि मैं मजाक कर रहा हूँ। उसने आनंद से कहा, लीजिए विक्की से बात करिए। मैंने फ़ोन लिया तो तनु अपनी हंसी दबाते हुए मेरी बगल में खड़ी हो गई। उसे लग रहा था कि हम वो रॉन्ग नंबर वाला खेल खेल रहे हैं। मैंने कहा, मैं विक्की बोल रहा हूँ। तनु कहने लगी, अरे वो विक्की है। मैंने उसकी तरफ देखा और वो चुप हो गई थी। आनंद ने कहा कि मुमताज़ भाई की हालत बहुत ख़राब है, पर अजीब बात है कि वो तुम्हारा नाम ले रहे थे। तुम अगर एक दिन के लिए आ जाओ तो तुम देख लो। वैसे आ जाते तो यहाँ सबको अच्छा लगता। फ़ोन काटने के बाद तनु ने सवालों की रेल लगा दी। मुझे बहुत कुछ अब याद नहीं था, पर मैंने जितना कुछ उसे बताया उसके बाद मैं खुद भावुक हो गया और मैंने उससे कहा कि मेरी इच्छा है कि मैं एक बार वहाँ चला जाऊँ। तनु मेरी बात से तुरंत सहमत हो गई। वो अगले दिन ऑफिस गई। उसने बॉस से छुट्टी की बात कर ली, मेरा रिजर्वेशन करवा दिया। हम दोनों एक ही ऑफिस में काम करते हैं और अब मैं ट्रेन में अपनी भावनाओं में बह जाने पर पश्चाताप कर रहा हूँ। हर बार जब भी मैं ट्रेन में सफ़र करता हूँ तो कोई ना कोई बच्चा मेरे अगल बगल वाली बर्थ पर ज़रूर होता है। मुझे बच्चे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, खासकर ट्रेनों में। वो रात भर सोने नहीं देते हैं। हर बार मैं बहुत गंदे से बहाने बनाकर अपनी बर्थ बदल लेता हूँ। इस बार मैंने एक औरत से ये कहकर अपनी बर्थ बदल ली कि मुझे हर आधे घंटे में बाथरूम जाना होता है। मेरी बीमारी है, इसलिए मुझे बाथरूम के पास वाली बर्थ चाहिए। वो पहले तो मानी नहीं, फिर मुझे कहना पड़ा कि अगर मेरी दूरी बाथरूम से ज़्यादा हुई तो मैं कभी कभी संभाल नहीं पाता हूँ, और वो डर गई और उसने बर्थ बदल दी। जब मैं खाना खाने के बाद सोने की तैयारी में जुट गया तो देखा वो औरत बार बार मेरी तरफ देख रही थी। मैं उसे दिखाने के लिए हर थोड़ी देर में उठकर बाथरूम चला जाता। बाथरूम में जाकर मैं कुछ देर आईने के सामने खड़ा होता और बाहर निकल आता। ये सिलसिला देर रात तक चलता रहा। बमुश्किल वो सो गई और मैंने चैन की सांस ली। उस चैन की सांस लेते ही मुझे सच में बाथरूम लगने लगी। मैं वापस उठा, बाथरूम गया। बाथरूम करने के बाद मैं कुछ देर आईने के सामने यूं ही खड़ा रहा। मेरी कलमें सफ़ेद होने लगी हैं। मैंने अपने माथे के बालों को उठाकर देखा तो 2-3 सफ़ेद बाल वहाँ भी नज़र आ गए। मैं तुरंत बाथरूम से बाहर निकल आया। अपनी बर्थ पर लेटे हुए मैं खिड़की के बाहर देख रहा था। एक शहर अपनी पूरी रोशनी लिए मेरे सामने से मानो भाग रहा था। कुछ ही देर में शहर ख़त्म हो गया, वापस अंधेरा। अब शीशे में मुझे अपनी शक्ल दिख रही थी। कौन सा शहर था वो? क्या मैं कभी उस शहर में गया हूँ? फिर मैं सोचने लगा कि अगर अपने घर में मैं इन सफ़ेद बालों को देखता तो तुरंत काट देता। मैं घर में क्यों नहीं हूँ? मैं खुद को कोसने लगा।
कोसते कोसते कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। 2, शक्कर की लाइन बहुत लंबी थी। मैं बहुत देर तक लाइन में दूर खड़ा रहा। मेरी निगाहें आसमान पर थी, मुमताज़ की पतंग पर। यह राशन कार्ड से सामान लेने का समय मेरे पतंग उड़ाने का ही समय क्यों होता है? मैंने देखा लाइन में खड़ा एक आदमी मुझे घूर घूर कर देख रहा है। अरे ये तो सुधीर शास्त्री हैं, मेरे मामा। मैं तुरंत हंसता हुआ उनकी बगल में जाकर खड़ा हो गया। उनका कुर्ता पकड़कर उनसे कहा, मामा जी आप शक्कर ले लेंगे? मेरे इतना कहने पर उन्होंने एक चपत मुझे जमा दी। मुंह में गुटखा होने की वजह से वो मुझे गाली नहीं दे पाए। गुस्से से पीछे लाइन में खड़े होने का इशारा किया। मैं झोला रगड़ता हुआ वापस लाइन से थोड़ा हटकर खड़ा हो गया। मुमताज़ भाई की पतंग। मैं वापस आसमान में था। लाल तुर्रे वाली काली पतंग ऊंची आसमान में थमी खड़ी थी। मैं खिसक कर लाइन में खड़ा हो गया जिससे मेरे मामा मुझे न देख सकें। तभी मुमताज़ की पतंग एक जंगी जहाज़ की तरह नीचे आई और अपने एक बहाव में 3 पतंगों को काटती हुई वापस ऊपर आसमान में वैसी की वैसी ही थम गई, मानो नीचे कुछ हुआ ही ना हो। तीनों कटी हुई पतंग मेरे सिर के ऊपर से चली जा रही थी। ये मेरे सब्र की ऐसी परीक्षा थी जिसमें मेरी हार तय थी। मैंने एक बार अपने मामा को देखा जिनका नंबर आने ही वाला था, और एक बार उन पतंगों को। मैंने एक गहरी सांस भीतर ली और मामा की ओर लपका। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, मैंने अपना झोला और राशन कार्ड उनके हाथ में थमाया और पतंग की ओर भाग लिया। पीछे से मुझे मेरे मामा की आवाज़ सुनाई दी थी, तेरी माँ को बोलूँगा। मैं ये झोला यहीं पटक के जा रहा हूँ। अबे रुक साले। एक पतंग गुप्ता जी के घर पर चली गई, दूसरी पतंग अवस्थी जी के बगीचे में। और मेरी आज तक समझ में नहीं आया कि जिन लोगों के घर पर बच्चे नहीं होते या जिन्हें पतंग उड़ाने में कोई दिलचस्पी नहीं होती, पतंग कटने के बाद हमेशा उन्हीं लोगों के घर में क्यों जाती है। लेकिन तीसरी पतंग टाल की तरफ जा रही थी। मैं उस ओर भागा। साथ में कई लड़के उस ओर जा रहे थे। कुछ लोगों के हाथ में झाड़ झंखाड़ भी थे। वो पतंग नीचे आ रही थी और ऐन वक्त पर वो गोता खा गई और बगल की गली की तरफ मुड़ गई। अचानक मेरी निगाह उसके मांझे की ओर गई। मुमताज़ भाई ने पतंग को लंबे गोते के बाद काटा था, सो मांझा पतंग में काफ़ी था। सभी पतंग की ओर भागे, लेकिन मैं उल्टे मांझे की तरफ भागा। 2 लंबी छलांग लेनी पड़ी। पहली छलांग में मैं टाल के दूसरी तरफ था, पर दूसरी छलांग में मैं नाली में गिर गया। लेकिन मांझा मेरे हाथ में था। मैंने तेज़ी से मांझा खींचा, पतंग मेरे हाथ में आ चुकी थी। मैं नाली में खड़ा हंसने लगा ज़ोर ज़ोर से। इस जीत का कोई गवाह नहीं था, सो मैं अकेले ही नाली में खड़े होकर चिल्ला रहा था, मुमताज़ भाई मैंने पतंग लूट ली, मुमताज़ भाई याहू। कीचड़ में सना हुआ एक हाथ में पतंग लेकर मैं भागता हुआ तुरंत राशन की दुकान पर पहुंचा। वहाँ सन्नाटा था, मामा गायब, राशन की दुकान पर ताला लगा हुआ था। मैं ठंडा पड़ गया। आधा शरीर कीचड़ में सना हुआ है, एक हाथ में पतंग। मेरे सामने माँ का गुस्से से लाल पीला चेहरा घूमने लगा। पतंग मेरी जीत थी, सो उसे तो मैं छोड़ नहीं सकता था। मैंने बाहर के नल में खुद को थोड़ा सा साफ किया और डरता डरता घर पहुंचा। दरवाजे पर ही सिगरेट की खुशबू आ रही थी, मतलब अवस्थी जी घर आए हुए हैं। मैं चोरी से किचन में जाना चाह रहा था, पर मेरे घर में घुसते ही माँ ने देख लिया। अवस्थी जी सिगरेट के कश लगाते हुए मुझ पर हंसने लगे। मैंने पतंग दरवाजे के पीछे छुपाने की असफल कोशिश की। फिर अवस्थी जी के पैर छुए। अवस्थी जी ने मुझे अपनी बगल में बिठा लिया। मैंने देखा कि माँ की बगल में शक्कर भरा हुआ बैग और राशन कार्ड रखा हुआ है। मैंने माँ की तरफ देखा, वो मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। ये तूफ़ान के पहले की शांति थी। दूर टीवी के पास बैठी मेरी बहन अपना होमवर्क कर रही थी। उसने मुझे इशारे से कहा कि बहुत पिटाई होने वाली है बेटा। मैं समझ गया, पूरा घर अवस्थी जी के जाने का इंतज़ार कर रहा है। तभी अवस्थी जी कहने लगे कि बदबू कहाँ से आ रही है, हैं बदबू? मैं ठंडा पहले ही पड़ चुका था, अब मैं पीला पड़ता जा रहा था। ये ठंडा पड़ने के बाद की स्टेज है, इसके बाद आदमी लाल पड़ता है और फिर काम तमाम।
माँ ने तुरंत मुझे अवस्थी जी की बगल से उठा दिया। मैं भागता हुआ किचन में चला गया। घर में छुपने की कोई और जगह ही नहीं थी। मैं भीतर बैठा बैठा अपनी सज़ा के बारे में सोचने लगा। तभी अवस्थी जी के दरवाजे पर पहुंचने की आवाज़ आई। अच्छा आइएगा। ये वाक्य मेरे कानों में गूंजने लगा और फिर कुछ ही देर में मैं पीला पड़ जाने के बाद वाली स्टेज पर पहुंच गया। मैं पिट पिट के लाल पड़ चुका था। माँ जानती थी कि मारने पर इस पर ज़्यादा असर नहीं होता, सो उन्होंने मारने के बाद मेरे कपड़े उतारे और मुझे नंगा करके घर के बाहर खड़ा कर दिया। शर्म के मारे मैंने आंखें नहीं खोली। कौन मेरी बगल में रुका, किसने मुझे देखा, मुझे कुछ भी पता नहीं। कुछ देर बाद मेरी सिसकियों के बीच में दूसरी आवाज़ आई, मेरी बहन की। चलो, माँ ने अंदर बुलाया। मैंने सिसकियों की आवाज़ को बनाए रखा, कपड़े पहने और होमवर्क करने बैठ गया। तभी माँ मेरी पतंग लेकर मेरे सामने आई और उन्होंने उस पतंग के टुकड़े टुकड़े कर दिए। तब मुझे असल में रोना आया। मैं बहुत रोया, बहुत। रोते रोते कब मुझे नींद आ गई पता ही नहीं चला। अगले दिन दोपहर में मैं सर्राफे में सब्ज़ी लेने गया। ठीक सब्ज़ी बाज़ार के पीछे ही मुमताज़ की पतंग की दुकान थी। कल शाम की मार मेरे पूरे शरीर को याद थी, पर मुमताज़ भाई को अपनी जीत के बारे में विस्तार से बताने की इच्छा थी। एक पतंगबाज ही दूसरे पतंगबाज का दर्द समझ सकता है। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए मैं सब्जी बाजार से होता हुआ सीधा मुमताज़ भाई की दुकान की तरफ चल दिया। रंगों का जमघट मुमताज़ की दुकान थी। छोटा सा लकड़ी का टप था। उसकी एक तरफ साइकिल की दुकान और दूसरी तरफ आटा चक्की थी। उस सफ़ेद और काले के बीच में तितलियों सी मुमताज़ भाई की दुकान। मैं भागता हुआ मुमताज़ भाई की दुकान के बाहर रखे फट्टे पर बैठ गया। दोपहर में मुमताज़ भाई की दुकान पर कम भीड़ होती थी। शाम को तो मुमताज़ भाई की शक्ल देखना भी मुश्किल होता था। मुमताज़ भाई हमेशा साफ सफ़ेद हाफ शर्ट और सफ़ेद पैंट पहनते थे। सुंदर पतली दाढ़ी, घने काले बड़े बाल और इन सब के ऊपर उनके मुंह में पान। मुझे देखते ही मुमताज़ भाई ने पान थूका। अरे को भाई, क्या ख्याल है? ख्याल दुरुस्त है मुमताज़ भाई। ये हमारा एक दूसरे को अभिवादन था। ये संवाद कभी भी नहीं बदला था। मेरी इच्छा थी कि मुमताज़ भाई को पिटाई वाली बात पहले बताऊं, पर उनके चेहरे की मुस्कान को देखकर सोचा वो बात आखिर में बताऊंगा। मुमताज़ भाई, कल जो आपने एक गोते में 3 पतंग काटी थी ना, उसमें से एक पतंग मैंने लूटी। अरे क्या बात कर रहे हो? इस बार तो तू लेके नहीं आया पतंग हैं? मुझे रास्ते में याद आया। तभी मुमताज़ ने कुछ कपड़ों के नीचे से एक हिचका जिसमें मांझा लिपटा होता है निकाला। मांझा सुर्ख लाल रंग का था। इसे छू के देख देख। मैंने डरते डरते हाथ आगे बढ़ाया। अरे देख के हाथ कट जाएगा। मांझे को छूने के बाद मेरा हाथ खुद ब खुद जेब में चला गया। एक पर्ची निकली जिसमें 3.5 रुपये रखे थे। पर्ची पर लिखा था 1 किलो आलू, आधा किलो प्याज, आधा किलो टमाटर, धनिया मिर्ची अदरक मुफ्त। मैंने वापस उस पर्ची को पैसे समेत जेब में डाल दिया। मुमताज़ भाई, पिछली बार आपने मांझा दिया था और कहा था कि ऊपर से ढील रख कर देना, बस दुश्मन का काम तमाम। मैं मांझे के लिए मना करना चाह रहा था, पर मुमताज़ भाई से सीधा मना करने की हिम्मत नहीं थी। वैसे भी ये मेरी पुरानी शिकायत भी थी। पर जैसे ही मैंने ऊपर से रखकर ढील दी, उसने नीचे से खींच दिया। मुमताज़ भाई तब तक लाल मांझे को अपने हाथों में लपेट रहे थे। मुझे डर लग रहा था कि कहीं ये मेरे लिए तो नहीं है। कौन सा मांझा था वो? अरे वही कत्थई वाला, मैंने जवाब दिया। मुमताज़ भाई ने हाथों में मांझा लपेटना बंद किया और ऊपर लटके हिचकों को बहुत देर तक देखते रहे। फिर कत्थई मांझे वाले हिचकों को नीचे खींचा। ये वाला था ना? मैंने हाँ में सिर हिलाया। साला मियाँ लूटते हैं ये बरेली वाले भी। इस मांझे की बड़ी शिकायत मिली है।
अगली बार से मैं ये अगर मांझा दूँ भी ना तो तुम मत लेना, साफ मना कर देना। इसे मैं वापस बरेली भिजवाता हूँ। अपन हमेशा क्वालिटी की चीज़ ही लेते हैं। इस लाल मांझे को देख रिया है, इसे सिर्फ मैं ही इस्तेमाल करता हूँ, किसी को नहीं दिया मियाँ आज तक, छुपा के रखता हूँ। आज पहली बार तुम्हें दे रहा हूँ, संभाल के। मुमताज़ भाई ने दिया है, ये किसी को मैं बताऊँ ना, ऐसा उन्होंने कहा। हमें किसी को बक मत देना वरना यहाँ भीड़ लग जाएगी। जब 50 पेच यानी पतंगे काट दो तो मुमताज़ भाई को याद रखना, भूलना नहीं। ये लो 2 रुपए। पतंग भी निकाल के रखी थी उन्होंने मेरे लिए। अरे ये देखो, ये वाली पतंग ये तुम्हारे लिए अपन ने स्पेशल निकाली है। बस ढील देते रहना, हवा से बातें करेंगी। हाँ, हवा से। नहीं मुमताज़ भाई, पतंग है मेरे पास, बस मांझा काफ़ी होगा। अरे पतंग कहाँ से आई मियाँ? वो लड्डू चोर की दुकान से ले ली क्या मियाँ? क्या कह रहे हो मुमताज़ भाई, मैं तो लड्डू की दुकान की तरफ देखता भी नहीं हूँ। कल वाली लूटी हुई पतंग रखी है ना मेरे पास। मैंने जेब से 2 रुपए निकाल कर मुमताज़ भाई को दिए। मुमताज़ भाई ने सलीके से मांझा एक कागज़ में लपेटा और मेरी तरफ बढ़ा दिया। वैसे मियाँ, इस मांझे से वो लूटू हुई पतंग उड़ाओगे तो लोग हंसेंगे। मुमताज़ भाई, अभी पैसे नहीं हैं पतंग के। और मैं चुप हो गया। पतंगबाजी के बीच में पैसे की बात करना भी मुझे गुनाह लगता है, और वो भी मुमताज़ जैसे पतंगबाज के सामने। अरे पैसे कौन मांग रहा है मियाँ? पैसे का क्या है? जब हो तब दे देना। अभी तो बस मांझे की इज्जत रख लो। हाँ। और मुमताज़ भाई ने वो पतंग दे दी। मेरी समझ से ये एक उभरते हुए पतंगबाज की सबसे बड़ी बेइज्जती थी, क्योंकि मैंने पैसे की बात भी निकाली, वो भी मुमताज़ भाई के सामने। मैं पछताया सा मुमताज़ भाई से विदा ले वहाँ से निकल गया। जैसे ही सब्ज़ी बाज़ार में घुसा, मुझे जेब में रखी पर्ची याद आ गई। बस 1.5 रुपये बचे थे। मैंने 1.5 रुपये के आलू लिए और अपने पक्के दोस्त आनंद के घर भागा। आनंद घर पर नहीं मिला। अगर माँ ने पतंग देख ली तो इस धरती पर ये मेरा आखिरी दिन होगा। सोचा पतंग फाड़ देता हूँ और मांझा घर में घुसते ही किताबों के पीछे छिपा दूंगा। मैंने आलू से भरा झोला नीचे रखा, मांझे को जेब में, और अपने दोनों हाथों से पतंग को अपनी आंखों के सामने लाया। पतंग खूबसूरत हरे रंग की थी। ठीक बीचों बीच सफेद अर्धचंद्र था। कैसे फाड़ दूं? मैंने घुर घुर आवाज निकालते हुए अपने दोनों हाथों की पूरी ताकत लगा दी। कुछ नहीं हुआ। मेरे हाथ कांपने लगे। मुमताज़ भाई की दी हुई पतंग मैं कैसे फाड़ सकता हूं? मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं और फिर जोर लगाया, पर पतंग वैसी की वैसी मुस्कुराते हुए मेरे सामने थी। मैं रोने लगा। सोचा मुमताज़ भाई के पास जाऊं और उनसे कह दूं कि मैं एक सच्चा पतंगबाज नहीं हो सकता, आप किसी और से दोस्ती कर लीजिए। मैं पतंग लेकर गली में ही बैठ गया और मुमताज़ भाई का नाम ले लेकर भभक भभक कर रोने लगा। 7वीं की परीक्षा सिर पर थी। माँ मेरे पतंग उड़ाने के टाइम को खा जाना चाहती थी। माँ कितनी चालाक होती हैं। अब हर शाम को मुझे ट्यूशन जाना पड़ता था, वो भी अंग्रेज़ी की। चौहान सर, वो अंग्रेज़ी की ट्यूशन पढ़ाते थे। उन्हें लगता था 200 मीटर के इलाके में उनके अलावा कोई और अंग्रेज़ी का अ भी नहीं जानता है। शायद वो सही भी हों, क्योंकि मैंने आज तक अपने 200 मीटर के मोहल्ले में किसी को भी अंग्रेज़ी का आ बोलते हुए नहीं सुना। वो हर शाम अपने आंगन में ट्यूशन लेते थे। उनके हाथ और ज़बान एक साथ चलते थे। मेरी जान तो हलक को आ जाती जब मैं कोई भी कटी हुई पतंग को सामने से जाते हुए देखता। पिछली खाई हुई मारों का इतना डर भीतर भरा हुआ था कि मुझे लगने लगा, अगर मैं पतंग शब्द भी अपने मुंह से निकालूंगा तो मेरी माँ कहीं से भी प्रकट हो जाएगी और मुझे मारना शुरू कर देंगी। यूं भी चौहान सर के कारण मेरे कान अपना असली रंग छोड़ ही चुके थे। वे मुमताज़ भाई के मांझे के लाल रंग के समान हो गए थे, जिसे मैंने अभी तक
अपनी किताबों की अलमीरा के पीछे छिपा रखा था। ट्यूशन पढ़ते हुए मेरी निगाह आसमान और चौहान सर दोनों पर रहती थी। तभी आंगन की झाड़ियों के बीच से मुझे एक सफ़ेद चप्पल दिखाई दी, फिर सफ़ेद पैंट और सफ़ेद हाफ शर्ट। अरे ये तो मुमताज़ भाई हमारी गली से गुजर रहे हैं, मेरे मुंह से निकल पड़ा। आनंद ने मुझे एक चपत लगाई, मैं चुप हो गया। मैं खड़ा हुआ, चौहान सर को पेशाब का इशारा किया और मुमताज़ भाई के पीछे भाग लिया। मुमताज़ भाई को मैंने पहली बार उनकी दुकान के बाहर यूं चलते हुए देखा था। कितने लंबे हैं मुमताज़ भाई। बहुत सी गलियों से होते हुए वो एक छोटे से हरे दरवाजे के सामने रुक गए। मैं पीछे छिपा हुआ था। उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया। एक छोटी बच्ची ने दरवाज़ा खोला। मुमताज़ भाई ने उसे गोद में उठा लिया। उनके घर का दरवाज़ा बहुत छोटा था। सिर झुकाकर वो अपने घर में घुसे। दरवाज़ा आधा खुला हुआ था। मैं वहीं खड़ा रहा। अंदर कुछ पतंगें दिखीं। मैं उस दरवाजे के कुछ और पास पहुंच गया। एक औरत भीतर से आई, जिसने मुमताज़ भाई को पानी लाकर दिया। वो बच्ची भागकर अंदर गई और उसने एक कॉपी लाकर मुमताज़ भाई को दिखाई। मुमताज़ भाई ने उसे अपनी गोद में उठाया और उसे चूमने लगे। वो बच्ची मुमताज़ भाई को अपनी पेंटिंग की किताब दिखा रही थी। तभी उस बच्ची की आंखें मुझसे मिली। मैं निगाहें हटाना चाह रहा था पर हटा नहीं पाया। वहाँ से जाना चाह रहा था पर जा नहीं पाया। वो एकटक मुझे घूरती रही, मानो पूछ रही हो, तू कौन? ये मुमताज़ भाई का परिवार था और मैं कोई नहीं था। नहीं, ये मुमताज़ भाई नहीं थे। पतंगबाजी एक झूठा खेल था और मैं हार चुका था। मेरे आंसू निकलते ही मुमताज़ भाई की बच्ची भागती हुई मेरी तरफ आई और उसने घर का दरवाज़ा मेरे मुंह पर बंद कर दिया। मुझे सब कुछ इतना शर्मनाक लगने लगा कि मैं वहाँ से भाग लिया। भागता हुआ मैं सीधा अपने घर पर गया। अपनी अलमारी के पीछे छुपा कर रखे हुए लाल मांझे को निकाला और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। कुछ देर बाद आनंद मेरा बस्ता लेकर घर आया। बेटा, कल चौहान सर तेरे कान लाल नहीं हरे कर देंगे। ये कहते हुए उसने बस्ता मेरी तरफ फेंक दिया। मैंने उसकी तरफ देखा भी नहीं। क्यों रे, आंटी ने मारा है क्या? मैं चुप था। मैं जाऊं क्या? इस बात पर मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। अबे क्या हो गया? ये कहते ही आनंद मेरी बगल में बैठ गया। मुमताज़ भाई का अपना घर है, उनकी एक बेटी है, बीबी है। ये कहते ही मैं फिर से रोने लगा। तो आनंद ने तो कहा और चुप हो गया। मैं आनंद को आश्चर्य से देखा। क्या सच में वो ये सीधी सी बात नहीं समझा? तो मुमताज़ भाई झूठे हैं, पूरी तरह झूठे। और आनंद ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाया। मैं चिल्लाने लगा, मुमताज़ भाई के बीवी बच्चे कैसे हो सकते हैं? वो एक पतंगबाज हैं, बड़े पतंगबाज। वो सुपरमैन हैं। उसके बाद मेरे मुंह से कुछ और नहीं निकल सका और मैंने अपना बैग उठाकर पूरी ताकत से आनंद के मुंह पर दे मारा। 7वीं की परीक्षा बिना पतंग, बिना मुमताज़ भाई और बिना आनंद के गुजर गई। छुट्टियां शुरू हो चुकी थीं। आसमान मुमताज़ भाई की पतंग की दुकान हो चुका था और मैं पतंग नहीं उड़ाता था। मैं आसमान का खेल छोड़कर ज़मीन के खेल पर आ चुका था। मैं कंचे खेलने लगा था। बाकी वक्त मैं घर के काम करता रहता। माँ बहुत खुश रहने लगी थी। सुधीर शास्त्री, मेरे मामा, मेरी बगल से निकलते हुए मेरी जेब में चॉकलेट रख देते थे। अवस्थी जी ने तो मुझे क्रिकेट का बैट गिफ्ट किया। मेरे पतंगबाजी छोड़ने के बाद ये पूरा गांव मुझसे खुश रहने लगा। पर बीच बीच में घोर बदले की भावना मेरे भीतर उठने लगी। मेरी इच्छा होती कि मुमताज़ भाई की आंखों के सामने लड्डू की दुकान से पतंग खरीदूं या लंगर डालकर मुमताज़ भाई की काली खूबसूरत पतंग को नीचे खींच उसे धूल चटा दूं या देर रात एक बाल्टी पानी लेकर जाऊं और मुमताज़ भाई की पतंग की दुकान को भीतर बाहर हर जगह से गीली कर दूं। भगवान सब देखता है। हाँ, भगवान सब देखता है का डर माँ ने ठूंस ठूंस कर मेरे भीतर भर दिया था। इसलिए चाहकर भी मैं कुछ नहीं कर पाया। एक पतंगबाज पतंग उड़ाना बंद कर सकता है, पर उसके बारे में सोचना वो कभी भी बंद नहीं कर सकता। शाम होने पर मैं कंचे खेलता तो था,
पर उसमें मेरा मन नहीं लगता था। जब घर में कोई काम नहीं होता तो दिन भर मैं घर के भीतर वाले कमरे में ही बैठा रहता, क्योंकि बाहर वाला कमरा सड़क के एकदम किनारे पर था। कोई भी बच्चा भागता तो लगता कि वो पतंग के पीछे ही भाग रहा है। हर हंसी पतंग की हंसी लगती, बाहर खुसर फुसर की बातचीत जो भीतर साफ सुनाई देती। लगता कि सभी मुझे डरपोक पतंगबाज कह रहे हैं। एक दिन मैं अपने गणित की किताब में अपना सर घुसाए भीतर किचन में बैठा था, छुट्टियों में दिए गए होमवर्क को पूरा करने की असफल कोशिश। तभी दरवाजे पर खटखट हुई। माँ अवस्थी जी के घर गई हुई थी। बहन बाहर के कमरे में पढ़ने का नाटक कर रही थी। उसने भागकर दरवाज़ा खोला। बहन की बाहर से आवाज़ आई, भाई तुमसे कोई मिलने आया है। मैं बाहर गया तो देखा मुमताज़ भाई दरवाजे पर खड़े हैं। अरे को भाई, क्या ख्याल है? ख्याल दुरुस्त है मुमताज़ भाई। मैं ये जवाब देना नहीं चाहता था। क्या मियाँ, हैं अंदर आने को नहीं कहोगे? हाँ, आओ मुमताज़ भाई आओ। मैंने देखा मुमताज़ भाई हमारे घर में सिर झुकाकर भीतर आ गए, जबकि दरवाज़ा उनके उछलने के बाद भी उनके सिर से नहीं टकरा था। वो भीतर आकर सोफे पर बैठ गए। मैंने अपनी बहन को धक्का देकर किचन में ढकेल दिया। मैं खड़ा रहा। क्या मियाँ, पतंगबाजी का शौक काफूर हो गया है क्या? बहुत दिनों से दिखाई नहीं दिया। मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं था। इच्छा तो हुई कि कह दूं कि मुमताज़ भाई आप गंदे हैं, गलत हैं, झूठे हैं। माँ ने मना किया हुआ है, ये आसान सा जवाब था और मुमताज़ भाई चुप हो गए। क्या मियाँ, हैं आपने पुरानी दोस्ती और पतंगबाजी सब छोड़ दी क्या? मैं मुमताज़ भाई की तरफ आश्चर्य से देख रहा था। तभी मेरी बहन भीतर से पानी लेकर आई। मुमताज़ भाई पानी लेकर बाहर गए। उन्होंने पहले पान थूका, आधे पानी से कुल्ला किया और आधा पानी पी गए। लाल मांझा से कितनी पतंग काटे तुम, बताया ही नहीं भाई? वो लाल मांझा गलती से पानी में गिर के ख़राब हो गया था। अरे मुझे बताया होता मियाँ। मैंने पतंगबाजी छोड़ दी है मुमताज़ भाई, अब मैं कंचे खेलता हूँ। ये वाक्य के मुंह से निकलते ही मैंने अपनी आंखें फेर लीं। वापस देखा तो मुमताज़ भाई मुझे देखकर मुस्कुरा रहे थे। इच्छा हुई कि अभी इसी वक्त उनके गले लग जाऊं, उन्हें चूम लूं, उनकी गोदी में बैठ जाऊं और उनसे कहूं कि आपको खूबसूरती काली पतंग लाल मांझे के साथ उड़ाना चाहता हूं। आनंद आया था दुकान पर, उससे ही तुम्हारे घर का पता पूछा मैंने। अब वो क्यों आया था? अरे भाई पतंग लेने आया था। पतंग लेने? उसका पतंगबाजी से क्या लेना देना? मैंने आश्चर्य से पूछा। क्या मियाँ, खुद तो पतंगबाजी छोड़ के कंचे खेलने लगे हो। अरे कम से कम दूसरों को तो पतंग उड़ाने दो, मेरे बीवी बच्चों को भूखा मारोगे क्या? बीवी बच्चों का नाम आते ही मेरा गुस्सा आसमान छूने लगा। तो क्या मुमताज़ भाई अपना घर चलाने के लिए पतंग बेचते हैं? पतंगबाजी महज एक खेल है? मुमताज़ भाई महज एक और आदमी है? नहीं, ये सब झूठ है, झूठ है। आप झूठे हैं। मुमताज़ भाई ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। तभी बाहर एक स्कूटर रुकने की आवाज़ आई। ये अवस्थी जी का स्कूटर था। भाई माँ आ गई। भीतर से बहन की आवाज़ आई तो दरवाजे के कोने में खड़े होकर सब सुन रही थी। उसके सुर में चेतावनी थी। मैं मुमताज़ भाई से थोड़ा दूर जाकर बैठ गया। माँ दरवाजे पर पहुँचते ही स्तब्ध रह गई। मुमताज़ भाई ने खड़े होकर नमस्कार किया। माँ ने उसका कोई जवाब नहीं दिया। मुमताज़ भाई मुझे देखने लगे और मैं अपने पैरों को देखने लगा, मानो मुझसे कोई गलती हो गई है। तभी मुमताज़ भाई की आवाज़ आई, तो क्या ख्याल है? ये उन्होंने माँ से पूछा था। जी? माँ आश्चर्यचकित रह गई। ख्याल दुरुस्त है। ये मैंने माँ और मुमताज़ भाई दोनों से एक साथ कहा, कुछ मध्यस्थता जैसा। माँ, ये मुमताज़ भाई है। माँ हम दोनों के बीच में आकर बैठ गई। मेरी बहन भी हिम्मत करके बाहर आ गई और मेरे सामने आकर बैठ गई। सभी बहुत शांत थे। झूठी मुस्कुराहट माँ के अलावा हम तीनों के चेहरों पर थी। माँ, ये मुमताज़ भाई हैं, सर्राफे के पीछे इनकी पतंग की दुकान है।
बहन ने अति उत्सुकता में शांति भंग करनी चाहिए। मैं जानती हूँ, तू चुप रह। बहन के चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो चुकी थी। मेरी मुस्कुराहट भी दम तोड़ रही थी। बस मुमताज़ भाई मुस्कुराए जा रहे थे, शायद इसलिए कि वो माँ को अभी जानते नहीं थे। माँ बहन से निपटकर मुमताज़ भाई की तरफ देखने लगी, लेकिन मुमताज़ भाई मुझे देख रहे थे। हाँ, मैंने तुमसे थोड़ा झूठ बोला था मियाँ। वो लाल मांझे से मैं पतंग नहीं उड़ाता हूँ, वो तो उसी वक्त नया मांझा आया था। पर मियाँ, कत्थई मांझा उतना ख़राब नहीं है, मैं उसी से पतंग उड़ा चुका हूँ। माँ सन्न थी, उसकी कुछ भी समझ में नहीं आया। अपने पूरे आश्चर्य से वो मुझे देखने लगी। मुझे पता था कि माँ को इस वक्त कुछ भी समझाना नामुमकिन था, सो मैं सीधे मुमताज़ भाई की तरफ मुखातिब हुआ। मैं उस झूठ की बात नहीं कर रहा हूँ। तो क्या बात कर रहे हो मियाँ? मुमताज़ भाई, मैं मेरी कुछ समझ में ही नहीं आया कि मैं क्या कहूँ। क्यों हैं मुमताज़ भाई झूठे? और मैं चुप हो गया। मैं समझा मियाँ, पेच काटने की बात ना, पतंग काटने की बात ना। तो ऐसा है कि मैं तुम्हारे बड़े होने का इंतज़ार कर रहा था। पतंगबाजी सिखाई नहीं जा सकती मियाँ, वो आती है या नहीं आती है। मुझे आती है क्या? अगर नहीं आती तो मैं यहाँ क्यों आता मियाँ? पर आपने कहा था कि कत्थई मांझे से ऊपर से रखकर ढील लेना और हरे से नीचे से खींच देना। मियाँ, ये सब कहने की बातें हैं। अरे जब पतंग लड़ रही होती है तो उस लड़ाई में पढ़ाई भूलना पड़ता है। इस बात पर मेरी माँ बिदक गई। बहुत देर से वो सिर घुमा घुमा कर कभी मेरी कभी मुमताज़ भाई की बातें समझने की कोशिश कर रही थी। क्या ये? और आप ये क्या बातें कर रहे हैं? मुझे माँ की बात सुनाई नहीं दी। पहली बार मुमताज़ भाई इतनी गहराई से पतंगबाजी की बातें कर रहे थे। मुमताज़ भाई, आप तो हमेशा खींच से एक पतंग काटते हो ना? नहीं तो। मैंने आपके हर पेच देखे हैं। अच्छा? हाँ मुमताज़ भाई, मुझे कभी पता ही नहीं चला। अरे पतंग लड़ाते वक्त तो मुझे कुछ याद ही नहीं रहता मियाँ। अब मुझे भी मुमताज़ भाई, मुझे भी कुछ याद नहीं रहता। मैं तो पतंग को देखता हूँ और सब कुछ भूल जाता हूँ। माँ अचानक खड़ी हो गई और मुमताज़ भाई के चेहरे के ठीक सामने आकर मर्दों वाली आवाज़ में उन्होंने पूछा, तुम यहाँ क्यों आए हो मुमताज़? उन्होंने भाई नहीं कहा। मुझे लगा वो किसी और से ये पूछ रही हैं। इन साहबजादे से मिलने? कोई ख़ास वजह है इनसे मिलने की? जी नहीं, कोई ख़ास वजह तो नहीं है। तो आप ऐसे ही यहाँ चले आए? नहीं, ऐसे ही तो नहीं आया मैं। वजह है, मगर वो ख़ास वजह नहीं है। तो क्या वजह है? अरे ये साहबजादे बहुत दिनों से दिख नहीं रहे थे, सो इनकी परीक्षा चल रही थी। हाँ मुझे पता था, पर वो तो ख़त्म हुए काफ़ी समय हो गया है। तो मैंने सोचा। क्या सोचा? सोचा पतंगबाजी का मौसम है तो ये जनाब नदारत, इन्होंने पतंगबाजी छोड़ दी है। हाँ अभी बताया इन्होंने, ये आजकल कंचे खेलने लगे हैं। क्या? माँ अचानक मुमताज़ भाई को भूलकर मुझे देखने लगी। मैंने तुरंत ना में सिर हिला दिया। मुमताज़ भाई इस पूरे सवाल जवाब के दौरान खड़े होते गए थे और माँ अंत में मुमताज़ भाई की जगह बैठ गई थी। माँ वापस मुमताज़ भाई की तरफ मुड़ी। इसने पतंग उड़ाना बंद कर दिया है, अब ये कभी भी पतंग नहीं उड़ाएगा। इस घोषणा के होते ही मुमताज़ भाई की मुस्कुराहट उनके चेहरे से गायब हो गई। मुझे लगा जैसे माँ ने मेरे सामने मुमताज़ भाई की काली पतंग के टुकड़े टुकड़े कर दिए। मैं सहन नहीं कर सका। मेरी इच्छा हुई कि माँ के सामने चिल्लाकर कह दूं कि आप चुप रहिए, ये मेरे और मुमताज़ भाई के बीच की बात है, आप एकदम चुप रहिए। कुछ सहारा तलाशने में मेरी आंखें मेरी बहन से मिल गईं। वो तुरंत भागकर माँ की बगल में बैठ गई, मानो कह रही हो कि मैं तो माँ की तरफ हूँ। मैं क्या कर सकता था? कुछ भी नहीं। मैं मुमताज़ भाई के प्रेम में था, इतना कि उन्हें तकलीफ़ में देखना चाहता था, बेइज्जत होते नहीं। अब मैं चलता हूँ मैं। ये वाक्य मुमताज़ भाई ने मानो खुद ही कहा, पर वो वहीं खड़े रहे। माँ, बहन और मैं, हम तीनों कमरे की अलग अलग दिशाओं में देख रहे थे और मुमताज़ भाई की आंखें घर की छत में कुछ तलाश रही थी। कुछ वक्त के बाद मैं खड़ा हुआ और मुमताज़ भाई का हाथ पकड़ा। उनकी तरफ देखने की मेरी हिम्मत नहीं थी। मैं उनकी उंगलियों को देखता रहा, जिसमें मांझे से कटने के बहुत सारे निशान बने हुए थे। फिर मैंने अपनी उंगलियों को देखा, उसमें भी कुछ वैसे ही निशान थे।
मुमताज़ भाई, मैं एक पतंगबाज हूँ। और मैं उनके गले लग गया कसकर। उनके पान की सुगंध उनके पूरे शरीर में थी। मैं मुमताज़ भाई की पूरी सफ़ेदी में, उनके पान की खुशबू में, उनमें घुल जाना चाहता था। अचानक मेरे मुंह से गुर्र गुर्र की आवाज़ निकलने लगी। ये क्या कर रहे हो? माँ अचानक खड़ी हो गई और उन्होंने मुझे खींचकर मुमताज़ भाई से अलग कर दिया। माँ को लगा शायद मैं मुमताज़ भाई को मारना चाहता हूँ, पर असल में मैं तो मुमताज़ भाई के भीतर घुसने की जगह ढूंढ रहा था। माँ ने मुझे ज़बरदस्ती अपनी गोद में बिठा लिया। मुमताज़ भाई बहुत धीरे से दरवाजे की तरफ मुड़े, फिर रुक गए, फिर एक कदम चले और रुक गए, पलटे और मुझे देखने लगे। मैं आपसे एक बात कहूँ? इस बार वो मुझसे नहीं, मेरी माँ से कह रहे थे। कहिए, पर जल्दी, मुझे घर में बहुत काम है। मुमताज़ भाई एक कदम आगे बढ़े। पता नहीं क्या हुआ, वो मेरी बहन को देखने लगे। कुछ देर चुप रहे, फिर मेरी तरफ देखकर हंसने लगे। उनकी हंसी अचानक तेज़ होने लगी और उन्होंने कहा, रहने दीजिए, और वो चल दिए। माँ कुछ देर सन्न बैठी रही। रहने दीजिए, माँ के मुंह से निकला। उन्होंने मुझसे पूछा, रहने दीजिए। मैं दरवाजे की तरफ देखने लगा, मानो मुमताज़ भाई अभी भी वहीं खड़े हुए हों। माँ अचानक चिल्लाने लगी, रहने दीजिए। वो दरवाजे की तरफ गई। इसका क्या मतलब है रहने दीजिए? क्या मतलब है इसका? मुमताज़ अगर दम है तो कहो जो कहना था। मुमताज़ क्या? माँ चिल्लाते हुए घर के बाहर निकल गई, मानो मुमताज़ भाई कुछ चुरा के भागे हों। जब बाहर माँ चीख रही थी तो मैं और मेरी बहन एक दूसरे को देखने लगे। पहली बार हमने एक दूसरे के प्रति सहानुभूति सा कुछ महसूस किया। मैं अपनी बहन के पास जाकर बैठ गया। उसने कुछ देर में मेरे गले में अपना हाथ डाल दिया। पतंग मैं भूल चुका था, पर मुमताज़ भाई को भुला देना इतना आसान नहीं था। आजकल आनंद पतंगबाजी करने लगा था। वो मुमताज़ भाई का शागिर्द हो चुका था। जब भी मेरी उससे मुलाकात होती तो वो सिर्फ पतंगबाजी या मुमताज़ भाई की बातें करता और मेरा खून खौल जाता। मैं हर बार बात बदलने की कोशिश करता, पर वो साला वापस घूम फिर कर पतंगबाजी पर आ जाता। मैंने तो आनंद से मिलना ही बंद कर दिया। पर जब भी कभी पतंग सुनाई देता, जब कभी एक झुंड बच्चों का पतंग लूटने के लिए मेरे सामने दौड़ पड़ता, कोई मांझा, सद्दी, हिचका कुछ भी कहता, मेरे सामने मुस्कुराते हुए मुमताज़ भाई आ जाते और पूछते, अरे को भाई, क्या ख्याल है? मैं कहता, ख्याल दुरुस्त नहीं है मुमताज़ भाई, ख्याल एकदम दुरुस्त नहीं है। पर यह सब सुनने वाला कोई नहीं था। कुछ दोपहरों को मैं यूं ही सब्जी बाजार के दूसरी तरफ चला जाता। दूर से मुमताज़ भाई की पतंग की दुकान को घूरता रहता। कभी कभी मुमताज़ भाई देख लेते, पर उनके देखते ही मैं वहाँ से भाग जाता। मैं चिड़चिड़ा हो गया था, किसी भी बात पर रोने लगता, अपनी बहन पर हाथ उठा देता, अपने दोस्तों से लड़ लेता। ये सब मेरे बर्दाश्त के बाहर होता जा रहा था। एक रात मुझे नींद नहीं आ रही थी। आंखें बंद होती तो मैं खुद को मुमताज़ भाई की गोदी में बैठा पाता। मैं उन्हें पतंग की पेंटिंग्स दिखा रहा था। वो हंस रहे होते। तभी कहीं से आनंद और उसकी बेटी भागते हुए आते। उन्हें देखते ही मुमताज़ भाई मुझे अपनी गोदी से नीचे गिरा देते। मैं ज़मीन पर पड़ा रहता। मुमताज़ भाई अपनी बेटी को चूमते और आनंद को अपनी काली पतंग और लाल मांझा गिफ्ट कर देते और मेरी आँख खुल जाती। एक रात मैं कुछ ऐसे ही सपने में हड़बड़ा कर उठ बैठा। पता नहीं क्या समय हुआ होगा। मैं पसीने पसीने था। मैं किचन में चला गया, मटके से पानी निकाला, पर पीने की इच्छा नहीं हुई। तभी मुझे गैस की बगल में माचिस पड़ी दिखी। मैंने उस माचिस को जेब में रखा, धीरे से दरवाज़ा खोला और बाहर निकल गया। पता नहीं मुझे क्या हो गया था। मैं कहाँ चला जा रहा था। रास्ते में जो भी अखबार, कागज़ मुझे दिखते, मैं उन्हें बटोरता चलता। अंत में बहुत सी रद्दी के साथ मैं मुमताज़ भाई की दुकान के सामने खड़ा था। उनका छोटा सा लकड़ी का टब था। मैं खिसक कर उस टब के नीचे घुस गया। रद्दी का एक छोटा सा पहाड़ बनाया
अपनी जेब से माचिस निकाली और उस रद्दी में आग लगा दी। ये सब मैं क्यों कर रहा था, क्या हो रहा था मेरे भीतर, मुझे कुछ भी नहीं पता। मैं बस बिना पलकें झपकाए एक रोबोट सा किसी के आदेश का पालन कर रहा था। मैं ऐसा नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। मैं तो बहुत डरपोक हूँ, पर मुझे डर नहीं लग रहा था। मैं रात में पेशाब करने के लिए भी अकेले बाहर नहीं जाता था, पर अभी मैं उस वीरान सब्जी बाजार के कोने में मुमताज़ भाई के टब को जलता हुआ देख रहा था। पता नहीं कहाँ से बहुत तेज़ हवा चलने लगी। मैं अचानक लड़खड़ा कर गिर पड़ा। गिरते ही मुझे लगा मैं जाग गया हूँ। मैं कहाँ हूँ, ये क्या हो रहा है? सामने मुमताज़ भाई का टब जल रहा था। आग बहुत ज़ोर से फैलने लगी थी। वो बगल की साइकिल की दुकान और आटा चक्की को भी अपने घेरे में लेने लगी थी। ये मैंने क्या कर दिया? मैं आग बुझाने मुमताज़ भाई की दुकान की तरफ बढ़ा। यहाँ वहाँ पानी तलाशने लगा, पर कुछ भी नहीं दिखा। तो मैं मिट्टी उठाकर आग पर फेंकने लगा, पर आग पर उसका कुछ भी असर नहीं हुआ। मैं पागलों की तरह मिट्टी फेंके जा रहा था। तभी कुछ लोग इधर को भागते दिखे। मैं बुरी तरह घबरा गया। मैंने तुरंत घर की ओर दौड़ लगा दी। घर में घुसते ही मैंने धीरे से दरवाज़ा बंद किया। माँ और बहन दोनों सो रहे थे। हल्के कदमों से चलता हुआ मैं चुपचाप अपने बिस्तर में घुस गया। मैं बुरी तरह हाँफ रहा था। तभी मुझे मेरी बहन की आवाज़ आई, भाई कहाँ गए थे? मैं अपनी बहन की आवाज़ सुनकर चौंक पड़ा, मानो मैं रंगे हाथों पकड़ा गया हूँ। मुझे विश्वास नहीं था कि वो जगी हुई है। मैंने उसकी तरफ देखा। अंधेरे में उसकी डरी हुई आंखें मुझे साफ दिख रही थीं। मुझे लगा उसकी आंखें मुझसे पूछ रही हैं कि ये तूने क्या कर दिया। तभी मेरी बहन ने मेरे सिर पर अपना हाथ रखा और मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं। अंश 3। मैं हड़बड़ा कर उठा। मेरे सामने वही औरत खड़ी थी जिससे मैंने रात में अपनी जगह बदली थी। मैं डर गया। मुझे लगा कि क्या ये अभी भी देख रही है कि मैं बाथरूम करने जा रहा हूँ या नहीं। क्या है, क्या हो गया? आर यू फीलिंग ओके? जी मैं क्या फील कर रहा हूँ? मैं आपको बहुत देर से उठाने की कोशिश कर रही हूँ। क्या यहीं आपको उतरना था? हैं? ओह, ट्रेन खड़ी हुई थी। कुछ ही देर में मुझे सब कुछ समझ में आने लगा। मैं भागकर दरवाजे की तरफ लपका और इधर उधर सबसे पूछने लगा, कौन सा स्टेशन है ये? कौन सा स्टेशन है ये? कौन सा स्टेशन है? तभी मेरी निगाह हड़बड़ाए हुए आनंद पर पड़ी। वो एक डिब्बे से निकलकर दूसरे डिब्बे में घुस ही रहा था कि उसने मुझे देख लिया। विक्की, विक्की! उसने वहीं से चीखना शुरू किया। तभी ट्रेन चलने लगी। मैं भागकर अपना सामान लेकर भीतर घुसा। आनंद विक्की चिल्लाता हुआ मेरे पीछे भागा। उसे लगा कि मैं उसे देखकर वापस ट्रेन में चढ़ गया, पर उसे समझाने का वक्त नहीं था। मैंने अपनी सीट के नीचे से अपने जूते उठाए, बैग हाथ में लिया और दरवाजे की ओर लपका। तभी मुझे लगा कि मैं कुछ भूल रहा हूँ। हाँ, मुझे उस औरत को धन्यवाद कहना था। मैं पलटा। वो अपनी सीट पर बैठे मुझे ही देख रही थी। मैं उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा दिया और उसे धन्यवाद कहा, पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो मुझे एक प्रश्नवाचक दृष्टि से देखती रही। मेरी इच्छा हुई कि उसे कह दूं कि कल रात मैंने आपसे झूठ बोलकर बर्थ ली थी, मुझे पेशाब की कोई बीमारी नहीं है। तभी आनंद आ गया और उसने मुझे घसीट कर बाहर निकाल लिया। शायद मैंने सॉरी कहा था या वो मैंने खुद से ही कहा था, पता नहीं। जूते पहनने के बाद मैं स्टेशन से बाहर आया। आनंद की बाइक बाहर ही खड़ी थी। सीधे मुमताज़ भाई के पास ही चलते हैं। हाँ, सीधे वहीं चलते हैं। मैं बाइक पर बैठ गया। जैसे ही मैंने अपना हाथ उसके कंधे पर रखा, अजीब से चित्र मेरे सामने घूमने लगे। हमारे बचपन के खेल। मेरी इच्छा हुई कि एक बार उससे पूछूं, तुझे कुछ हमारे बचपन की याद है? मगर मैं चुप रहा। ये मेरे बचपन का सबसे पक्का दोस्त है। कितना बड़ा लग रहा है। उसका माथा काफ़ी निकल आया है, बड़ी बड़ी मूछें रख ली है। फिर मैंने सोचा हमारे बीच अब और क्या बात हो सकती है। बचपन के खेल की, हमारे अंग्रेज़ी के चौहान सर की, पतंगबाजी की, उसे कितना याद होगा। क्या आनंद सच में सब कुछ भूल चुका है? मैं तो भूल ही चुका था। मुझे बहुत गर्मी लगने लगी थी, उलझन, पसीना, पता नहीं वो क्या था कि
मुझे लगा मुमताज़ भाई के यहाँ नहीं जाना चाहिए। अरे क्या करूँगा मैं वहाँ जाकर? ये अपने बचपन के कपड़े ज़बरदस्ती पहनने जैसा है, वो फट जाएंगे। हम बड़े हो चुके हैं अब। उफ, नहीं, मुझे मुमताज़ भाई से नहीं मिलना। आनंद बाइक रोक ज़रा। अरे क्या हुआ? अरे तू बाइक रोक ना। आनंद तुरंत बाइक किनारे खड़ी कर दी। क्या हुआ? यार सोच रहा था पहले एक चाय पी लेते हैं। चाय? अरे मुमताज़ भाई से मिलने के बाद पी लेना यार। नहीं, पहले चाय। ठीक है। वहीं बगल में एक चाय की टपरी थी। आनंद ने 2 चाय मंगा ली। मैं आनंद से कैसे कहूँ कि मैं मुमताज़ भाई के पास नहीं जाना चाहता हूँ। रहने दे यार, तू मुझे वापस स्टेशन छोड़ दे। आनंद ने पूछा, तू वापस कब जा रहा है? शाम की ट्रेन है। कुछ दिन रुक जाता है यार। आनंद का ये अजीब सा अपनापन है, कुछ दिन रुक जाता। इस वाक्य में अपनापन है, लेकिन कहने के तरीके में एक स्पष्ट सी बात, जिसे कहते ही वो दूसरे कामों में व्यस्त हो सकता था। मैंने जवाब नहीं दिया तो उसी ने कह दिया, खैर तू आ गया, यही काफ़ी है। उसने जल्दी से चाय ख़त्म की और बाइक की तरफ बढ़ गया। मैं जब तक उससे कुछ कह पाता, उसने बाइक स्टार्ट कर दी। चलते हैं। मैं बेमन सा उसकी बाइक पर बैठ गया। बाइक पर पीछे बैठा हुआ मैं अपना गांव देख रहा था। लगभग सब कुछ बदल चुका था। गलियां सड़कों में तब्दील हो चुकी हैं। सड़कें मुख्य मार्ग में, छोटी छोटी दुकानें चिल्लाते हुए विज्ञापनों के पीछे कहीं छुप गई हैं। इन सब के बीच में मैं भी वो नहीं हूँ जो इन गलियों में दौड़ता फिरता था। अब मेरा गांव मेरे लिए और मैं अपने गांव के लिए बस एक विस्मय मात्र हैं। हम अवस्थी जी के घर के सामने से निकले, जहाँ सबसे ज़्यादा पतंगें गिरा करती थी। आनंद ने बताया कि वो घर भी अब बिकने वाला है। यहाँ बिल्डिंग बनेगी। मैं जैसा छोड़ के गया था कुछ भी वैसा नहीं है। अंत में एक बहुत ही टूटे फूटे मकान के सामने आनंद ने अपनी बाइक रोक दी। अरे ये मुमताज़ भाई का घर नहीं है। पुराना घर वो बहुत पहले छोड़ चुके हैं। दरवाज़ा खुला हुआ था। आनंद भीतर घुसा। मुमताज़ भाई! वो आवाज़ लगाता हुआ एक अंधेरे कमरे में चला गया। मैं दहलीज पर ही खड़ा रहा। कुछ ही देर में सब शांत हो गया। मुझे लगा उस अंधेरे कमरे में सफ़ेद शर्ट, सफ़ेद पैंट में अभी मुमताज़ भाई पान खाते हुए बाहर निकल आएंगे। मैंने निगाह फेर ली। मैं ज़्यादा देर तक उस दरवाजे के अंधेरे को नहीं देख पाया। आनंद की भीतर से आवाज़ आई, विक्की अंदर आ जा। मैं वहीं खड़ा रहा। कुछ ही देर में आनंद की फिर आवाज़ आई, रुक वहीं रुक, मुमताज़ भाई खुद बाहर आ रहे हैं। मैं हिला भी नहीं। तभी उस अंधेरे दरवाजे से खट की आवाज़ आई। पहले आनंद आया। वो उन्हें संभालते हुए बाहर लेकर आ रहा था। एक जर्जर शरीर, पतली सी काया, कमर झुकी हुई पर बदन पर वही सफ़ेद कपड़े, वैसी ही बड़े कॉलर वाली सफ़ेद शर्ट और वही सफ़ेद बेल बॉटम। वो धीरे धीरे रेंगते से मेरे पास आए, ठीक मेरी आंखों के सामने खड़े हो गए। कमर झुकने के बाद भी उनका कद मेरे बराबर था। क्या मियां, क्या ख्याल है? मैं हक्का बक्का सा खड़ा रहा। क्या ख्याल है? मैं कुछ समझ ही नहीं पाया। इनके ख्याल दुरुस्त हैं मुमताज़ भाई। पीछे से आनंद की आवाज़ आई। हाँ, ख्याल दुरुस्त है मुमताज़ भाई। मैंने तुरंत आनंद की बात दोहरा दी। तुम तो मियाँ बिल्कुल भी नहीं बदले। ये कहते ही उनके होठों के आसपास वही सुंदर मुस्कान के अंश खिंचाए। ये वही हैं मेरे मुमताज़ भाई। मैं धीरे से उनके गले लग गया। उस जर्जर शरीर की लगभग हर हड्डी मैं महसूस कर सकता था। आनंद मियाँ, ज़रा बाज़ार से जलेबियाँ ले आओ दौड़ के। हाँ, अभी लाया। मुमताज़ भाई, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है।
अरे मियाँ, इतने दिनों बाद आए हो, मुंह मीठा नहीं करोगे? तब तक आनंद जा चुका था। मुमताज़ भाई टूटी हुई कुर्सी पर बैठ चुके थे। मैं एक छोटे से टीन के डिब्बे को खिसकाकर उसकी बगल में बैठ गया। शादी हो गई है? हाँ, उसका नाम तनु है, बम्बई की लड़की है मुमताज़ भाई। पतंग उड़ाते हो मियाँ कभी कभी? पतंग के बारे में उनसे क्या कहूँ, एक शाप सी वो मेरे जीवन से चिपकी हुई है। मैंने सोचा कह दूँ सब कुछ कि जब मैं रास्ते में, बाजार में, आसमान में पतंग को उड़ते हुए देखता हूँ तो आप ही याद आते हो, आप मेरे मुमताज़ भाई, और याद आता है अपना पूरा बचपन, पतंगों के पीछे भागना, दोपहर को आपकी दुकान के बैठ के पतंग काटने के गुर सीखना। सब कुछ एक ठंडी हवा सा पूरे शरीर को छू जाता है। लानत है मुझ पर कि मैं किसी को भी नहीं बता पाया कि मेरा एक गांव है। मैं उस गांव में मेरे एक मुमताज़ भाई हैं जो इस दुनिया के सबसे बड़े पतंगबाज हैं। नहीं मुमताज़ भाई, समय कहाँ मिलता है। बंबई तो आप जानते ही हैं, रोटी की दौड़ में ही सारा समय कट जाता है। रोटी नहीं मियाँ, ब्रेड और बटर में। हाँ, वैसे भी पतंग तो आसमान की बात है, ज़मीन पर भागते रहने से आसमान की सुध कोई कैसे ले सकता है। आपकी पतंगबाजी कैसी चल रही है मियाँ? पतंगबाजी कभी की नदारत है जीवन से। पतंगबाजी का किस्सा तो उसी दिन तमाम हो गया था जिस दिन मेरी दुकान जली थी। उसके बाद मैं अपने भाई की साइकिल की दुकान पर काम करने लगा। दुकान जलने से कर्जा बहुत था, भाई से पैसे उधार लेकर सब चुकता किया। मियाँ, साइकिल की दुकान में मेरा कभी जी नहीं लगा, पर रोजी रोटी का वही आसरा रह गया था। सोचा था धीरे धीरे पैसे जमा करूँगा और फिर से पतंग की दुकान खोलूँगा। आज तक उसी की प्लानिंग करता रहता हूँ मियाँ। पतंगबाजी ऐसी बला है कि छूटे नहीं छोड़ती है। खोलूँगा, मरने के पहले दुकान ज़रूर खोलूँगा मियाँ। तुम आना अपने बीबी बच्चों के साथ पतंग लेना, बढ़िया तुर्रे वाली। और वो खांसने लगे। पहले बात छोटी खांसी से शुरू हुई, फिर बढ़ते बढ़ते इतनी ज़्यादा हो गई कि उनका पूरा शरीर कांपने लगा। मैं उन्हें जैसे तैसे उठाकर भीतर उसी अंधेरे कमरे में ले गया। वहाँ एक सुराही और एक पलंग था। कुछ कपड़े यहाँ वहाँ बेतरतीब से बिखरे पड़े थे। उन्हें भीतर पलंग पर लेटाकर मैं कुछ देर वहाँ खड़ा रहा। वहाँ बैठने की कोई जगह नहीं थी। मैंने सोचा बाहर से टिन का डिब्बा ले आऊं या बस नमस्कार करके उनसे विदा ले लूं। तभी मुझे कहीं से जलने की बदबू आई। कहीं कुछ जल रहा था। मैंने कमरे में चारों तरफ देखा, वहां ऐसी कोई चीज नहीं दिखी, पर बदबू बहुत तेज थी। मुझे लगा आसपास किसी ने कचरा जलाया होगा, शायद उसी की बदबू यहाँ तक चली आई। तभी आनंद जलेबियाँ ले आया। उसे देखते ही मैं अपनी सफाई सी देने लगा। इन्हें बहुत तेज़ खांसी आने लगी थी, सो इन्हें मैं भीतर ले आया। अच्छा किया, लो ये जलेबी खा लो। मेरी बहुत इच्छा नहीं थी, पर मैं इस बातचीत के झमेले में नहीं पड़ना चाहता था कि अरे थोड़ी ले लो, ये बहुत अच्छी है, इतनी दूर से लाया हूँ वगैरह वगैरह। सो मैंने तुरंत एक जलेबी का टुकड़ा उठा लिया। बाकी जलेबी आनंद ने अपने हाथ में ही रखी थी। वो पलंग पर बैठ गया और मुमताज़ भाई को धीरे से कहा, जलेबियाँ हैं ताज़ी गरम, चख लीजिए। जलेबियों को देखते ही मुमताज़ भाई तुरंत मुस्कुराते हुए उठ बैठे, मानो उन्हें कभी खांसी का दौरा पड़ा ही ना हो। एक जलेबी का बड़ा सा टुकड़ा उन्होंने उठा लिया। मैं जलेबी खाने ही जा रहा था कि उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। रुको मियाँ, वो मत खाओ,
जली हुई है। ये लो, ये खाओ, ये एकदम सही है। मैंने जल्दी से वो जलेबी ली और लगभग एक बार में बिना स्वाद लिए खा गया। कुछ जलने की बदबू बढ़ती ही जा रही थी। मेरा इस कमरे में दम घुटने लगा था। मैंने धीरे से बाहर कदम बढ़ा दिए। दरवाजे पर ही पहुंचा था कि पीछे से मुमताज भाई की आवाज आई। मैंने तुझे बहुत याद किया, बहुत। मेरी समझ में नहीं आया कि तेरी याद अचानक क्यों आने लगी। मैं वापस पलट लिया। मुमताज भाई का एक हाथ आनंद के कंधे पर था। मैं बहुत छोटा था, तब मैं बहुत छोटा था मुमताज भाई। मुमताज भाई मुझसे और आनंद दोनों से मुखातिब हो रहे थे। उस वक्त मेरे अब्बा की साइकिल की दुकान थी। बहुत सख्त आदमी थे मेरे अब्बा। वो मुझे एक बार घूर कर देखते थे और मैं मुंह देता था। तब मैं सिर्फ पंचर ठीक करना जानता था। फिर मैंने साइकिल बनाना सीखा, मडगार्ड लगाना, स्पोक ठीक करना। और जब मैं पूरी तरह साइकिल की दुकान संभालने लगा तब मैं बड़ा हो गया मियाँ, आदमी। पर पंचर ठीक करने के समय से ही, मतलब एकदम छोटे से ही, मेरे दिमाग में पतंग थी। मैं पतंग के अलावा कुछ भी नहीं सोचता था, पर कभी उड़ा नहीं पाया। फिर अब्बा ने मेरी शादी कर दी। सुहाग रात को मैं अपनी बेगम से दूर बैठा था। मेरी बेगम बहुत स्मार्ट थी। उसने बहुत देर इंतज़ार किया, फिर मुझसे पूछ ही लिया, क्या चाहते हो मियाँ? पहली बार मुझसे किसी ने पूछा था, क्या चाहते हो मियाँ? और मैंने कहा, पतंग, पतंग और सिर्फ पतंग। मुमताज भाई चुप हो गए। मैं भी धीरे से चारपाई की दूसरी तरफ बैठ गया। वो मुझे ही देख रहे थे। मेरी उनसे आंख मिलाने की हिम्मत नहीं थी। मैं बार बार खिसियाता हुआ आनंद की तरफ देखने लगा। मुमताज भाई ने अपना एक हाथ उठाया और मेरे गाल थपथपा दिए। मियाँ, छोटपन में जिस पागलपन से ये पतंग के पीछे दीवाने थे, मेरी भी वही हालत थी। ये मुझे मेरे बचपन की याद दिलाता था। पिछले कुछ दिनों से पतंगबाजी की बड़ी इच्छा हुई तो तेरी याद आ गई। मैंने आनंद से कहा, कहाँ है मेरा पतंगबाज, जरा पता तो कर। मेरे गाल पर उठे हाथ को मैंने अपने दोनों हाथों में ले लिया, फिर उन्हें धीरे से अपनी गोदी में रख लिया। उनकी उंगलियों में मांझे से कटने के बहुत हल्के निशान बाकी थे, खंडर हों जैसे। मेरी उंगलियां साफ थी। मैं उन हाथों को सहलाता रहा। सब खामोश थे। तभी पानी की कुछ बूंदें उनकी हथेली पर टपक पड़ी और मैं वहां से उठ गया। अभी ट्रेन आने में करीब 1 घंटा बाकी था, पर मैंने आनंद से कहा कि मुझे स्टेशन पर छोड़ दे। वो जिद नहीं कर सका, पर स्टेशन पर मेरे साथ रुकना चाह रहा था, लेकिन मैंने मना कर दिया। उसके जाते ही मैंने तनु को फ़ोन लगाया। मैं उसे सब कुछ सच सच बता देना चाहता था, पर उसकी आवाज़ सुनते ही मैं कुछ और ही बातें करने लगा। मैंने उससे इधर उधर की बातें की। हाँ, सब कुछ ठीक ठाक हो गया ऐसा कहा। मुमताज़ भाई के बारे में वो पूछने जा रही थी, पर मैंने जवाब इतने नीरस ढंग से दिए कि उसने पूछना बंद कर दिया। मैंने कहा सुबह मिलता हूँ, और मैंने फ़ोन काट दिया। स्टेशन पर बैठे बैठे 2-4 चाय पी। बम्बई के दोस्तों को फ़ोन लगाकर बेकार की बातें की, पर मेरे लाख जतन करने पर भी मेरे नथनों में घुसी ये जलने की बदबू नहीं जा रही थी। बमुश्किल ट्रेन आई। मैंने सोचा गांव छोड़ते ही सब ठीक हो जाएगा, और ट्रेन में घुसते ही वही हुआ जो हमेशा से होता था। बच्चे मेरी बर्थ के अगल बगल थे। मैंने सामान रखा और दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया। ट्रेन गांव छोड़ रही थी। मैं देर तक गांव को ओझल होते देख रहा था। अब यहाँ शायद
कभी भी ना आना हो। मैंने मन में सोचा और वापस अंदर आ गया। सीट पर बैठते ही मुझे दरवाजे की बगल वाली बर्थ पर बैठा एक अकेला आदमी दिखा। बाथरूम वाला बहाना पिछली बार काम कर गया था, सो मैंने उसी पर टिके रहना ठीक समझा। एक गहरी सांस भीतर ली और झूठ बोलने के लिए खड़ा हो गया।